कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये कैसे हुआ है ना? तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, इसका 12 प्रोसेस है, 12 प्रोसेस। ठीक है, 12 स्टेज। ठीक है, इस इन 12 स्टेज के माध्यम से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इन 12 स्टेज जो होते हैं, जैसे हमारा शुरुआत में हुआ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स एक्ट। फिर उसके बाद हमारे चार्टर एक्ट्स आएंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आएगा। वो जो टोटल जो 12 स्टेज हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको मैं आपको बाइलिंगुअल समझाऊंगा मैं। ठीक है, और ये जो हो आपको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समरी दूंगा उसका, है ना। और यूपी पीसीएस मेंस जो लिख रहे हैं, है ना, उनके लिए एक मॉडर्न आंसर भी दूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे हुआ, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव कराऊंगा मैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू के फॉर्मेट में। ठीक है, ओके। जैसे अब देखिए, आपका टाइम ज़्यादा मैं न लूँगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं कि क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, हिंदी में रहेगा पहले, है ना। आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूँगा। रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या है, पिट्स एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या है, इंडियन काउंसिल एक्ट कितने कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दो हमारे हैं, उसको समझाऊंगा मैं। फिर उसको आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट समझाऊंगा। फिर ये हमारा यूपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एंगल्स उसको बताऊंगा मैं। मॉडर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में किनका इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे 1935 एक्ट का, उसको बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ये हम आपको है, यहाँ से आपको 250 बोर्ड्स में यूपीपीसीएस और यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसके मेंस के लिए आपको 250 बोर्ड्स में दूंगा मैं। ये आपका इंग्लिश में भी रहेगा, ये हमारा इंट्रो पार्ट हो गया, है ना, ये बॉडी पार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे कंक्लूजन, इतना आपको दूंगा। फिर इसी को मैं हिंदी में भी दिया हूँ, ट्रांसलेट करूँगा, ट्रांसलेटेड है ये, आप इसको देख सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीन शॉट भी अभी ले सकते हैं और आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, बट आप इसको, मतलब ये मेरा मेथड है पढ़ाने का, आप इसको देखिए। साथ ही साथ मैं आपको, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है ना, तो एक्ट क्या है, इन सबों के बारे में हैंड रिटेन अभी मैं इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इन समरी में थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको पढ़ने में वाकई बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अजित। सिविल सर्विसेज यूपीपीसीएस मेंस लिखने के अनुभव के आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देन टू द वो करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चार्टर है क्या, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, हमारा चार्टर है, ये चार्टर जो था, जो चार्टर एक्ट आप देखेंगे 1813, 1833 और 1853, इन तीनों में देखेंगे कि 20-20 साल का गैप था। ओके, ये जो चार्टर था, ये हमारे क्राउन के द्वारा स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाया जाता था। ठीक है, तो चार्टर, सी से चार्टर, सी से क्राउन, क्राउन के द्वारा स्पेसिफिक एरिया। क्यों? क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, हर जगह अपना रूल कर रहे थे वो। ठीक है, कंपनी के रूप में या जैसे भी। तो ये जो क्राउन है, उसमें फर्स्ट क्राउन थे एलिजाबेथ। 1600 की बात है, जब 1600 में हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, तो उसके लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जब आए तो क्राउन से परमिशन लिए, तो क्राउन ने उन्हें चार्टर दिया, चार्टर एक्ट 1813, कि लो भैया तुम जाओ और इंडिया में काम करो। तो जो चार्टर एक्ट 1813 था, उसने डिसाइड करता था वो कि गवर्नमेंट का फॉर्म क्या है, मतलब फॉर्म मतलब रूप, गवर्नमेंट का रूप क्या होगा, प्रशासन जो चलेगी वहां पे क्या चलेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, पावर, यानी पावर क्या क्या है उसका, और उसके क्या जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, फिर हमारा चार्टर फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ आया, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया। ठीक है,
अब आप देखिए, ये जब हमारा ट्रेड विद इंडिया करने लगे, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब ट्रेड ऑफ इंडिया के साथ करने लगेंगे तो इन्होंने क्या किया कि भारत के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये क्या कर लेगा कि हमारा एनेक्स्ट कर लिया, एनेक्स्ड लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत बड़ा कब्जा कर लिया। जब ये कब्जा कर लिया तो उसके बाद क्या हो जाए कि बहुत बड़ा क्षेत्र इसके पास हो गया, है ना, तो ये क्या करने लगा, करप्शन, करप्शन करने लगा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। करप्शन तो करने लगा, साथ ही साथ ये है कि जितना वेल्थ होता था, वेल्थ, तो उसको ब्रिटिश क्राउन को बोलता था कि हमारा, मान लीजिए कि 1 लाख इसका टर्नओवर था, है ना, तो कहता कि भाई हमारा 1 लाख टर्नओवर नहीं है, हमारा बस 50,000 का टर्नओवर है, 50,000 का टर्नओवर है। यानी कि इसमें भी जितना हम कमा रहा था ये, उसमें भी कहा कि कम है ये। तो यानी कि अंडर रिपोर्ट किया, अंडर रिपोर्टेड देयर वेल्थ टू इवन द क्राउन, है ना। उसके बाद जब ये सब चीज चला तो क्राउन को पता चलेगा ही, है ना, कि भैया ये लोग इतना पैसा कमाते हैं, खुफिया तंत्र रहता ही है। तो इन्होंने क्या किया, एक रेगुलेशन लेके आया, ठीक है, रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेट करने के लिए किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये जो रेगुलेशन आया, उस किस फॉर्म में आया, वो हमारा एक्ट के फॉर्म में आया, ठीक है, रेगुलेशन, तभी हमारा ये रेगुलेशन एक्ट बना। रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन जैसे होता है, रेगुलेशन रेगुलेट करने के लिए, तो हमारा एक्ट के फॉर्म में आया, बिल पास हुआ होगा पार्लियामेंट में, उसके बाद एक्ट बना। और इसका जो मेन एम था, इसका एम क्या था रेगुलेशन का, इसका एम था कि जो हमारा कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ओवर किस पे, अफेयर ऑफ कंपनी, ठीक है, यानी कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, ये हमारा चला। ओके, अब देखिए, जब ये चीज चलेंगी तो उसके बाद क्या होगा कि अब हमारा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, है ना, यानी प्रशासनिक प्रभाग ब्रिटिश का, है ना, क्या होगा, देखिए, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन बना, ये डिवीजन बना, ये किसमें बना डिवीजन, एक तो हमारा प्रोविंस होगा, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस को हम प्रांत भी हिंदी में बोलते हैं, प्रांत या प्रेसिडेंसीज भी बोली जाती थी। और दूसरा हमारा था प्रिंसली, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, ओके। अब जब ये जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ये हमारा प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट में डिवाइड हुआ। ये प्रिंसली स्टेट क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे, अब मान लीजिए कि जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, ये 40% हो गया और ये 60%, टोटल का जितना ब्रिटिश डिवीजन, जितना एरिया था, उसका 60% में हमारा प्रोविंस आ गया और 40% हमारा प्रिंसली स्टेट आ गया। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा कश्मीर हो गया, कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब हमारे प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट में होता क्या है कि एक ऐसा राजा जो अंग्रेजों के अधीन काम करे, ठीक है, मतलब अ किंग हु वर्क, ठीक है, हु वाज, लिख सकते हैं, हु वाज सब ऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू द
ब्रिटिश। ठीक है, अब समझ में आ गया। यानी कि प्रिंसली स्टेट हुए, जैसे कश्मीर था, हैदराबाद था, जूनागढ़ थे, प्रिंसली हमारे स्टेट थे। ठीक है, उसमें वो राजा तो होते थे, लेकिन जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी वैसा वो काम करते थे। ऐसे प्रोविंसेस क्या होगा? देखिए, प्रोविंस तो जो थे, जो प्रांत हुआ करते थे, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बंगाल, बंगाल होगा, मद्रास, मद्रास हो गया, बॉम्बे, ये सब हमारे प्रोविंसेस थे। इन प्रोविंसेस में क्या था कि हमारा जो ब्रिटिश थे, इनका डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रिटिश ब्रिटिश कंट्रोल था। ठीक है, समझ में आ गया कि हमारा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हुआ कब? जब हमारा ये रेगुलेशन आए ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उसके बाद हमारा बना ये चीज। ओके, ठीक है। अब आप देखिए, ये सब बने। ओके, जब इस तरीके से हो गए तो अभी आपको समझाने का पूरा आप कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, कि कैसे बना, है ना। ये जो हमारा प्रोविंस बन गए, ये हमारा प्रोविंस हो गया। ठीक है, और ये हमारा प्रिंसली स्टेट। अब कैसे कंट्रोल करेंगे, अब आप देखिए। इन्होंने पहले लेके आया रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। अब तक यहाँ देखिए, ये हमारा रेगुलेशन से शुरू हुआ। तो रेगुलेशन का क्या है, क्या एम था, उसके बारे में। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन था दो, है ना, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। अब लेके आए हैं रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए हैं तो अब देखिए क्या होगा। ठीक है, जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है ना, ये दिस वन, ये क्या, इसमें इसने किया रेगुलेटिंग एक्ट कि भैया देखिए, जो हमारा गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल को उन्होंने बना दिया गवर्नर गवर्नर जनरल जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, ये बना दिया। ओके, साथ में जब ये गवर्नर जनरल ऑफ ये बंगाल बन गए, तो इन्होंने क्या किया कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ, जो हमारे गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ मद्रास मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, ये सब इनके अधीन काम करेंगे। ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, उनके अधीन ये काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा सब ऑर्डिनेट हो गए, है ना। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ कि ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने क्या किया कि जो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी के सर्वेंट थे सर्वेंट्स थे, उनको मना किया। कहा कि भैया ऐसा है कि आप इंडियन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, गिफ्ट गिफ्ट नहीं लेंगे, ब्राइब ब्राइब नहीं लेंगे। ठीक है, जो कंपनी के सर्वेंट हैं, ठीक है, वो कहा कि किससे, इंडियन से, इंडियन से। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हुआ, एक और इसने किया, क्या कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे कंपनी के, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स यानी कि जो निदेशक थे, निदेशकों का जो न्यायालय था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स,
इन्होंने क्या किया कि ये अब यहीं पे नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। टू रिपोर्ट, रिपोर्ट किसको? टू ब्रिटिश, ब्रिटिश क्राउन। क्योंकि करप्शन इतना अधिक बढ़ गया था, उसको रेगुलेट करना था, इसलिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया। तो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए तो जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, अब ऐसा है कि डायरेक्ट जो भी इंडिया में चल रहा है उसको ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेंगे। कंपनी के जो सर्वेंट थे उनको मना किया गया कि भैया ऐसा है कि आप इंडियन के साथ कोई ट्रेड नहीं करेंगे, कोई गिफ्ट नहीं लेंगे, कोई ब्राइब घूसखोरी काम नहीं करेंगे आप। और उसने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो गवर्नर ऑफ मद्रास थे और गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, उनको कहा कि आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंतर्गत या अधीन काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आपका आएगा, ये सब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट जो एक्ट है वो हम पढ़ेंगे, है ना। अब वो होगा आपका पिट्स। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1773 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 1784 आ जाएगा। यानी कि 11 साल बाद हमारा, 11 साल के बाद हमारा ये आया। ठीक है, ओके। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट है ना। मेरा कलर चेंज नहीं हो रहा यार, ये पेन कभी कभी प्रॉब्लम करता है। ठीक है, ओके। इसमें क्या है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है ना, ये डबल गवर्नमेंट लेके आया, डबल गवर्नमेंट लेके आया। डबल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? दो सरकारें। कौन कौन सा? एक आया हमारा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल अफेयर्स, अफेयर्स। ठीक है, ये कमर्शियल अफेयर्स किसके द्वारा? बाय ईस्ट इंडिया, इंडिया कंपनी। ठीक है, और दूसरा हमारा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, ये किसके द्वारा? ये है बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बाय ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी का मतलब है हमारा कोर्ट ऑफ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये हमारा सी है तो हमारा कमर्शियल हो जाएगा, और ये हमारा बी है तो पॉलिटिकल होगा, जैसा आपको पहले मैंने बताया है। ठीक है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में था, बस उसी के अंदर सब कुछ कंट्रोलिंग था। लेकिन जब पिट्स इंडिया एक्ट आया 11 साल बाद, तो हमारा डबल गवर्नमेंट बनी, और इसने क्या किया कि जो पॉलिटिकल और कमर्शियल जो अफेयर हैं उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा कमर्शियल अफेयर था उसको हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, और जो हमारा पॉलिटिकल अफेयर चल रहे थे उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख रहा था। ठीक है, ओके। फर्स्ट टाइम जो हमारा कंपनीज का, ये हमारा कंपनीज है, मतलब कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का जो टेरिटरीज था, टेरिटोरीज, है ना, जो हमारा क्षेत्र था, कंपनी का जो क्षेत्र था, उसको फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम क्या बोला गया? ब्रिटिश पॉजेशंस। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या बोला गया? ब्रिटिश, ब्रिटिश पॉजेशंस। ठीक है, यानी कि अब ये जो कंपनी का टेरिटरी, कंपनी का टेरिटरी क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या हुआ?
ये भी हमारा पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। अब आगे चलेंगे। फिर उसके बाद हमारा आया चार्टर चार्टर एक्ट, है ना। चार्टर एक्ट कौन सा? 1813। 1813 चार्टर एक्ट 1813 में ये कहा गया कि आप इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। यानी कि ट्रेड, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप ट्रेड विद इंडिया, भारत के साथ ट्रेड आप नहीं करेंगे। लेकिन कुछ छोड़ा इसने, कहा कि ऐसा है कि आप एक्सेप्शनल केस क्या है, एक्सेप्शनल केस क्या है कि आप टी और चाइना के साथ, टी के लिए और चाइना के साथ ट्रेड आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद इसने अलाउ किया कि जो मिशनरी हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज ये जाएंगे और इंडिया में मिशनरी का प्रचार प्रसार करेंगे, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज वो एडुकेशन पे खर्च करेंगे। एजुकेशन फॉर इंडिया, फॉर इंडियंस। ठीक है, 1 लाख रुपए हमारा एजुकेशन फॉर इंडियंस के लिए खर्च करेंगे। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हमारा आएगा चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, 20 साल बाद ये भी। अभी जो चार्टर एक्ट 1833 आया, इसने कहा, ये कहा कि भैया देखिए, जो हमारा गवर्नर गवर्नर जनरल जनरल ऑफ बंगाल है, इसको हम बना रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि उस समय हमारे वारेन हास्टिंग, फर्स्ट हमारे वारेन हास्टिंग, और फर्स्ट हमारा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वो हमारे कौन बने? विलियम बेंटिक। ठीक है, हो गया। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उसको इसमें क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ ये जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, है ना, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सेंट्रलाइज्ड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ये जो गवर्नर जनरल होगा, ये सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होंगे। ठीक है, ऑफ ऑल ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि अब देखेंगे कि फर्स्ट टाइम 1800 जो हमारा पिट्स एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसने कहा कि जो कंपनी का टेरिटरीज है, अब वो कंपनी का टेरिटरीज नहीं, बल्कि वो कंपनी का प्रॉपर्टी कहलाएगी, वो कंपनी का क्षेत्र कहलाएगी। ये हो गया। अब उसके बाद जब 1833 में आए और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, तो उन्होंने क्या किया कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट कर दिया, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही अब जो ब्रिटिश जो टेरिटरीज था उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब जब ये आ गए सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, तो इन्होंने क्या किया कि दो तरीके से, एक हमारा इनके पास
हमारा लेजिस्लेटिव पावर था, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी पावर, और एक था ऑल, क्या, सिविल, और सिविल मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर इनके पास आ गए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इतना होने के बाद कि 1833 का हो गया है। अभी हमारे लेजिस्लेटिव पावर और ऑल सिविल मिलिट्री पावर में इनका पावर डिवाइड हो गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इलेक्शन कमीशन जो इंडिया है ना, अब वो नो मोर, नो मोर कमर्शियल एक्टिविटी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो गया है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या करेगी? ये कमर्शियल बॉडी एक्टिविटी या बॉडी नहीं रही, बल्कि ये क्या करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव, बस प्रशासन देखेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ठीक है। अब हम चलेंगे ये चार्टर एक्ट 1833। अब चलेंगे हम चार्टर एक्ट 1853। सब 20-20 साल के बाद आ रहे हैं। ठीक है, एक 1813 में आया, फिर 33 में आया, और फिर हमारा 53 में आया। ठीक है, ओके। अब चार्टर एक्ट 1853 है, ये है क्या? देखिए, इसमें ये है कि जो सिविल सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज जिसका आप तैयारी करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं आप, जिसका यूपीएससी तैयारी करते हैं, स्टेट सर्विसेज तैयारी करते हैं, तो जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, इसको कहा कि ये 1853 में कहा गया कि इंडियन स्कूल के लिए भी खोल दिया जाए। पहले सिविल सर्विसेज में हमारे ब्रिटिशर्स से जाते थे और इंडिया में रूल करते थे, लेकिन कहा 1853 में ऐसा है, जब हमारा सेंट्रलाइजेशन हो गया 1833 में, तो सेंट्रलाइजेशन होने के बाद 20 साल लगे और चार्टर एक्ट 1853 आया, और उसमें कहा गया कि सिविल सर्विसेज में हमारे इंडियन भी आएंगे, यानी कि ओपेंड, ठीक है, टू इंडियंस, भारतीय भी इस एग्जाम को देंगे, है ना। और उसके बाद देंगे, कैसे देंगे? क्योंकि हमारा क्या हो गया? ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया। लेकिन उस समय आप एग्ज़ाम देना मत समझिए कि फॉर्म भर दिए और कहीं भी जाके इंडिया में एग्ज़ाम दिए, नहीं। आपको यदि सिविल सर्विसेज में आना था तो आपको जाना था इंग्लैंड में पेपर देने के लिए सिविल सर्विसेज का, वो भी इंग्लिश में, और वहाँ पे आप, वहाँ के लोग भी कंपटीशन देते हैं और आप भी देंगे कंपटीशन। उसके बाद उसमें रैंक डिसाइड होता था, मार्क्स कितना ऑब्टेन किए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रैंक वुड बी डिसाइडेड, है ना। तब आप क्वालिफाई करते थे। आप सोच रहे कितना टफ होगा। आप तो यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज था, फिर आपको इंग्लिश सीखना था। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी, कोई अच्छे टीचर्स भी नहीं थे जिस तरीके से हम लोग को मिलती हैं। हम लोग को इतनी सारे फैसिलिटीज मिलने के बाद भी यदि मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि अरे सर, हम सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, आप इंग्लिश में क्यों पढ़ा रहे हैं? आप हिंदी में भी लिखिए। माय डियर फ्रेंड, प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, है ना। और आप समझिए अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जब इंडिपेंडेंस के बारे में आप पढ़ाई करते हैं, सोचिए उस समय के लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा होगा, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। सो जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन एज वेल। ठीक है, ओके। तो इनको क्या है कि ओपन कंपटीशन देना पड़ता था। ठीक है, स्टार्ट हो गया था।
ओके। और ये जो सिविल सर्विसेज आया, ये किसकी रिकमेंडेशन था? ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक मैकाले का नाम सुने होंगे, है ना? मैकॉले। ये मैकॉले कमेटी थी। मैकॉले कमेटी, इन्होंने अपॉइंटेड किया। मैकाले कमेटी अपॉइंटेड हुआ और इसने रिकमेंड किया कि हमें सब करना चाहिए। ओके, ठीक है। आगे उसके बाद देखिए 1853 में ही जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, ठीक है, गवर्नर जनरल जो काउंसिल था, ये गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, किसमें? एक तो हमारा एग्जीक्यूटिव में और एक हमारा लेजिस्लेटिव में। ठीक है, ओके। एग्जीक्यूटिव जो किसी कार्य को करता है, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं। ओके, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव के बारे में बात हो रही है, इसमें हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी। तो जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, यानी कि इंडियन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये बनी। इसमें क्या हुआ कि 6 न्यू मेंबर को ऐड किए गए। 6 न्यू मेंबर एडेड। ठीक है, ऐड किए गए इस काउंसिल में। जब ऐड किए गए, किस लिए ऐड किए गए 6 न्यू मेंबर? ठीक है, क्योंकि लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, लोकल जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है उसके लिए 6 न्यू मेंबर किए गए। इन 6 में से 4 जो थे, 4, ठीक है, वो हमारा जो थे, जो गवर्नमेंट ऑफ आगरा, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास अपॉइंट की थी। पहला एक थे हमारा आगरा, दूसरा थे हमारे बॉम्बे के, आगरा बॉम्बे, तीसरा थे हमारे बंगाल के, बंगाल, और चौथा हमारे थे मद्रास के। ठीक है, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल समझिए कि हमारा जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल था, वो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। ठीक है, और हमारे बॉम्बे और मद्रास इसके अंदर आ गए, बॉम्बे के। ये से 3 याद है, बस आप एक आगरा जोड़ दीजिएगा, 4 मेंबर हमारे आपके आ गए। ठीक है, ओके। अब 1853 हमारा हो गया। अब चलेंगे और हम करेंगे स्टार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, 1858। ठीक है, ये जो हमारा है, हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ 1857 का रिवोल्ट हुआ। ठीक है, तो ब्रिटिश कहे कि ऐसा है कि जो इंडियन रिक्रूट करते थे, इंडियंस को रिक्रूट कर रहे थे, भर्ती कर रहे थे हम सिपाहियों में। अब इन सिपाहियों की जो इंडियन सिपाही हैं, इनकी भर्ती हम कम करेंगे और ब्रिटिशर्स को वहाँ पे सिपाही बनाएंगे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लेके आ गए। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, इसने क्या किया, तो जो हमारा जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, वो थे कैनिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इन्होंने बना दिया वायसरॉय।
ठीक है, अब समझिए वायसरॉय। अब जो ये वायसरॉय जो बना, कैनिंग, तो ये क्या था वायसरॉय? ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन था। जो ब्रिटिश की जो क्राउन था, जो राजा महाराजा जो भी बोल सकते हैं, रानी जो भी, तो वो जो क्राउन था उसका ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था। यानी कि कार डायरेक्ट क्राउन से इसकी बात होती थी, क्राउन क्राउन को ही रिपोर्ट करता था ये। ठीक है, ये और इंडिया में ये रूल करता था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि जो भी इस वायसरॉय तो बना दिए, अब वायसरॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको वायसरॉय बनाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, इसके सारे पावर, है ना, इसके सारे पावर और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर, ठीक है, सबको इसको मिल गया। ठीक है, सब कुछ वायसरॉय को मिल गया। ओके, अब जब वायसरॉय को मिल गया तो ये क्राउन को रिपोर्ट करेगा। ठीक, अब क्राउन कही कि भैया ऐसा है कि अपने पार्लियामेंट में, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जो हमारा ब्रिटिश कैबिनेट है, उसने क्या किया कि एक क्राउन ने एक सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये हमारा क्या था कि ये हमारा ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर था। ये क्या था? ब्रिटिश ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर ये था, है ना? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्राउन ने बनाया। अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक आदमी था, वो क्या था कि ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर का जो पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं इंडिया में, उसी प्रकार वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर उसका एक मेंबर था ये। ठीक है, इसको कहा गया कि भैया ऐसा है कि आपको इंडिया को देखना है और उस इंडिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे रिफॉर्म लेके आने हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस करेंगे, बिल पास कराएंगे, एक्ट पास कराएंगे और वैसा कानून बनवाएंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए इनको 15, कितना, 15 मेंबर मेंबर दिया गया। ठीक है, एडवाइजरी असिस्टेंस के लिए, असिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब जो ये 1858 हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको बोला गया द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोला गया कि भैया ऐसा है कि ये जो एक्ट बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 1858, ये हमारा है कि द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में अच्छी सरकार, भारत में अच्छी सरकार कैसे लानी है उसके लिए एक्ट बन गया। ठीक है, ओके। इंडियन इंडियन काउंसिल काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या, 1861। ठीक है, अब तक हम पढ़ते आ गए हैं। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773, पिट्स एक्ट 1784। ठीक है, फिर हम पढ़े हैं चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ये हुआ था कि हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हुआ एक। ठीक है, पहला इसमें क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। ठीक है, एक तो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या मतलब है कि हमारा अब तक जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर थे, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
के अंडर काम कर रहे थे। इसने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का मतलब कि इसने रिस्टोर कर दिया, क्या रिस्टोर्ड, क्या लेजिस्लेटिव पावर, पावर पावर टू, कहाँ, बॉम्बे, बॉम्बे और मद्रास में। यानी कि अब जो यहाँ के जो गवर्नमेंट चलेगी यहाँ पे, अब वो इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, अपने तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे। ठीक है। दूसरा, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी जो हमारे वायसराय है, ठीक है, ये कोई भी ऑर्डिनेंस लागू कर सकते थे, ठीक है, बिना किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंसल्टिंग के, विदाउट। यानी कि जो वायसराय थे, ठीक है, वायसराय क्या कर सकते थे, कुड इशू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट, ये इंपॉर्टेंट, विदाउट क्या, कंसल्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, कर सकते थे। ठीक है। ये उसके बाद आप देखिए क्या है कि जो हमारे वायसराय थे, वायसराय है ना, तो वायसराय का जो काउंसिल है उसको एक्सपेंड कर दिया गया, एक्सपेंड किया गया। तो जो हमारा एक्सपेंडेड हुआ उसमें क्या हुआ, 6 से 12 मेंबर हो गए। ओके। इसमें से जो आधे थे, हाफ, है ना, वो हमारे इंडियन इंडियन थे। ठीक है। अब इस इंडियन को देखेंगे आप, तो हमारे कौन कौन से बने, ठीक है, एक, पहला हमारे महाराजा और पटियाला, और पटियाला, पटियाला बने। ठीक है। दूसरा बने हमारा, वो बने थे राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस। और तीसरा बने थे, वो थे हमारे सर दिनकर राव, सर दिनकर राव। ये हमारे जो वायसरॉय काउंसिल है, ठीक है, उसके ये मेंबर बने थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। ठीक है। अब ये है कि जो तीनों लोग जो आए थे, जो हमारे इंडियंस थे, ये क्या हुए कि पहली बार जो लेजिस्लेशन था, जो लेजिस्लेशन था उसमें पहली बार एसोसिएटेड हुए। यानी कि जो ब्रिटिश वायसराय काउंसिल थी, उसमें कोई भी इंडियन पहली बार लेजिस्लेशन में जाके पार्टिसिपेट किए, ठीक है, तो वो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की देन थी। और पहले जो तीन पहुंचे उनमें कौन थे, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे 1861 हो गया। अब है इंडियन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक। इसमें क्या है, इसमें है कि सम नॉन ऑफिशियल कुड बी अपॉइंटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द लोअर बॉडीज। ठीक है, ये समझिए। यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तो कैसे बना पहले समझिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में हमारा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी,
हमारा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, तो उसमें हुआ क्या? पहला हुआ क्या कि नॉन ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया। ठीक है, जो लोकल सरकार थे, लोकल बॉडीज थी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नॉन ऑफिशियल नॉन मेंबर मेंबर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है, इसके फंक्शन और पावर क्या थे? फंक्शंस एंड पावर। तो इसके फंक्शन और पावर थे क्या? ये था कि हम जो बजट है, बजट को डिस्कस कर सकते थे। 1892 की बात है, बजट को डिस्कस कर सकते थे, डिस्कस बजट। ठीक है, ओके। दूसरा क्या था कि हम क्या करते थे, कुछ भी क्वेश्चन है जो हम पूछना चाहते हैं, जो इंडियन हमारे आ चुके हैं लेजिस्लेटिव में, वो क्या कर सकते थे कि एड्रेस क्वेश्चंस क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कि हमारे देश में ये समस्याएं हैं, इन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन कर सकती थी। हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है, उसके बारे में पूछ सकती थी। ठीक है, ये हमारे जो क्रांतिकारी हैं, इनको रिहा कीजिए। कुछ उस समय जो भी चीज़ें चल रही थी, उसमें जाकर क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वो नहीं कर सकते थे। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हमारा आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ठीक। 1909 को, इसको हम बोलते हैं मोरले। ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, ये मिंटो हमारे वायसराय था, और हमारे मोरले कौन थे? ये हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ठीक है, ओके। इन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट टाइम जो हमारे इंडियंस थे, ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, है ना, उसमें अपॉइंट किया गया। यानी इंडियंस इंडियंस अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक, उसमें अच्छा, ठीक है। ये हमारा इंडियन अपॉइंटेड टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे? नाम पता है आपको? ये पहले जो इंडियन थे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किए गए, है ना। अब तक बात ये देखिए, इसमें देखेंगे तो इसमें लेजिस्लेटिव की बात चल रही थी, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल में वहाँ पे जाके आप डिस्कस कर सकते थे। जैसे आप देखेंगे ये महाराजा पटियाला, ये सब हमारे वायसराय लेजिस्लेशन में थे हमारे। ठीक है, लेकिन अब जो बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात हो रही है। तो एग्जीक्यूटिव में क्या थे हमारा, ये थे एसपी सिन्हा साहब, है ना। एसपी सिन्हा एसपी सिन्हा एज अ लॉ मेंबर, एज अ
लॉ मेंबर, ठीक है। जो कानून सदस्य थे उनमें ये एसपी सिन्हा हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार अपॉइंट हुए, ठीक है। ओके, आगे देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ये फर्स्ट टाइम ही हमारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट हमारा 1909 क्या इंट्रोड्यूस किया। एक तो हमारा फर्स्ट टाइम हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसपी सिन्हा को ले गया। दूसरा, सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू रेट फॉर मुस्लिम, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया, मोरले मिंटो रिफॉर्म, ओके, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, अब ये हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसी के समय हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे बने सेंट्रल और बने हमारे प्रोविंशियल, तो इसमें सेंट्रल में और प्रोविंशियल में, है ना, साइज एंड फंक्शन बढ़ गए, इसमें भी साइज एंड फंक्शन बढ़ गए, ठीक है, ओके। ये तो हमारा मोर्लेमेंटो रिफॉर्म, ओके। अब नेक्स्ट देखेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1919, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हमारे क्या डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात हम करेंगे, है ना। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम ये भी बोलते हैं क्या, मोंटाग्यू जेम्स फोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसमें ये था कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट हुआ, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें हमारा होगा एक सेंट्रल और प्रोविंशियल, ठीक है। सेंट्रल में क्या होगा कि सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडिया लेवल, है ना, सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल जो भी सब्जेक्ट है वो इसमें रहेगा। एग्जाम्पल लेंगे आप, रेलवेज, ठीक है। प्रोविंशियल में क्या है कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट में क्या है, देखिए, प्रोविंशियल में है जो सब्जेक्ट है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक हमारा होगा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक हमारा रिजर्व सब्जेक्ट, तो हो गया। ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट था इसमें है कि जो गवर्नर काम करेंगे, ठीक है, यानी कि गवर्नर तो काम करेंगे ही,
गवर्नर प्लस हमारा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, काउंसिल, इसके ऐड के साथ, इसके सहायता से और इसके एडवाइस पे ही हम काम करेंगे ये ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, लेकिन जो रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड में यह था कि ये हमारा जो गवर्नर है, जो गवर्नर है ये काम करेगा, ठीक है, विदाउट विदाउट एड ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे विद साथ काम करेगा ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, देखिए प्लस है, ठीक है, साथ काम करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे विदाउट है यानी कि रिजर्व, आप ये समझिएगा। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ट्रांसपोर्ट में हमारा गवर्नर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे उसकी सहायता से काम करेगा, तो ट्रांसपोर्ट में काम करेगा, रिजर्व में नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर हमारा आएगा इसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल, तो जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हमने क्या क्या रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस किया, किसमें हो गया ये। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब हमारा बाई बाई कैमरलिज्म, द्विसदन के बारे में बात हो रही है। दो सदन बन गए। ठीक है, दो सदन कौन कौन से बन गए भैया, दो सदन बन गए। एक हमारा अपर हाउस और एक हमारा बन गया लोअर हाउस। ठीक है, तो अपर हाउस और लोअर हाउस बना, तो जो अपर हाउस में देखेंगे आप कि मेजोरिटी चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें जो पब्लिक आती थी वो डायरेक्ट इलेक्शन से। ठीक है, और इनका ये था जो डायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, वो कैसे आते थे डायरेक्ट इलेक्शन से, ये हमारा एक पीईटी याद रखना, पीईटी, है ना। इसमें ये है कि टी से हमारा टैक्स कितना आदमी पे कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उनका होता था। दूसरा हमारा एडुकेशन कितना था उस आदमी का, एडुकेशन, और इनका है कि हमारा प्रॉपर्टी, है ना। ठीक है, तो जो अपर हाउस, जैसे मान लीजिए आज हमारा राज्यसभा है और लोअर हाउस हमारा लोकसभा है, तो अपर हाउस में राज्यसभा, आज भी क्या होता है कि राज्यसभा में हम स्टेट हमारा उसको भेजती है लोगों को, है ना। उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन इस समय होता है ना। और लोअर हाउस में जस्ट हमारा अपोजिट है, उस समय क्या होता है कि अ, अभी क्या है कि हमारा जो लोअर हाउस है इसमें हमारे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, है ना। पीएम हमारे लोअर हाउस जो हमारा इलेक्शन होता है, जो मेंबर चुन के जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, वो हमारे डायरेक्ट इलेक्शन से लोअर हाउस में, लोकसभा में। लेकिन जो अपर हाउस है उस अब हम इनडायरेक्ट में इलेक्ट होते हैं, और जो कि उस समय की बात है तो डायरेक्ट इलेक्शन से हुआ होते थे। और जो मेंबर होते थे वो इनको ये देखा जाता था कि उस आदमी कितना टैक्स पेमेंट कर रहा है, या उसकी एडुकेशन क्या है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब चीज़ों से होता था। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। चलिए, अब है अब बात करेंगे हम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है,
देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसका प्रोविज़न बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना? इसके प्रोविज़न क्या हैं? आप समझिए, इसके प्रोविज़न क्या हैं? प्रोविज़न्स क्या हैं? इसका प्रोविज़न ये है, ठीक है, कि इसमें एक प्रोविंसेस था, एक हमारा प्रोविंसेस था। तो प्रोविंसेस के लिए हमें प्रोविज़न क्या बना? प्रोविंसेस के लिए हमारा प्रोविज़न बना कि ऐसा है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस्ड डायरकी, है ना? यानी कि अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गया, ठीक है? 1919 में हमा 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या था कि जो प्रोविंस थे उसमें हमें डायरकी सिस्टम थी। लेकिन 1935 में हमारा जो प्रोविंस था डायरकी सिस्टम खत्म हो गई और ऑटोनॉमी हो गया, ठीक है? इसके बाद हमारा क्या होता है कि बाइकैमरलिज्म, यानी कि 6 प्रोविंस में हमें द्विसदन वहाँ पे लग गए। 1919 में देखिए, 1919 में आप देखेंगे कि यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, 1919 में डायरकी की बात नहीं, 1935 में देखिए वो जो डायरकी लगी थी वहाँ पे स्टेट में, प्रोविंस में, वो खत्म हो गई है 1935 में आके, ठीक है? बाइकैमरलिज्म हमारा आ गया है, ठीक है? और 1919 में सेंट्रल में हमारा, ठीक है, हमारा उसमें लगा था ओके बाइकैमरलिज्म, ठीक है? और प्रोविंस में 1935 में, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, थर्ड पॉइंट, कि जो हमारा बर्मा है, बर्मा यानी कि आज का म्यांमार, वो हमारा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है कि इसमें न्यू प्रोविंस हमारे ऐड हुए, है ना? जैसे हमारा उड़ीसा, उड़ीसा, उसमें उड़ीसा और सिंध, ये हमारे ऐड किए गए प्रोविंस में, ठीक है? उसके बाद देखिए हमारा न्यू बॉडीज बने, न्यू बॉडीज। अब ये न्यू बॉडीज जो बनी, किससे? जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, उसमें कुछ प्रोविजंस थे, उस प्रोविजंस में हमारे क्या क्या था, एक तो हमारा प्रोविंस बना, ठीक है? उस प्रोविंस में जो प्रोविंस थे उसमें क्या था कि ऑटोनॉमी हो गई, बाइकैमरे 2 सदन भी हो गए उसमें, और बर्मा को सेपरेट कर दिया गया इंडिया से, और उड़ीसा और सिंध नए प्रोविंस हमारे बन गए, ठीक है? न्यू बॉडीज बनी, वो क्या बनी? पब्लिक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आप स्टेट सर्विस की बात करते हैं, तो ये हमारा 1935 में आ गया, ठीक है? उसके बाद हमारा क्या बना? फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट, ये हमारा फेडरल कोर्ट बना, ठीक है? और साथ ही में 1935 में हमारा आरबीआई आ गया, आरबीआई, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ ऑफ इंडिया, इंडिया, ये आ गया आपका, ठीक है? प्रोविजन में एक हमारा इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसका इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस इलेक्शन में क्या हुआ, ठीक है, कि ये हमारा जो वोट देने का मिला, ठीक है, वोट कितने लोग दे सकते हैं, तो जो अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन अडल्ट फ्रेंचाइजी उसमें नहीं था, तो ये किया कि भैया हम 10% पॉपुलेशन वोट डाल सकती है, ठीक है? उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड, फिर उसके बाद क्या किया कि एक्सटेंशन किया,
extension of separate electorate to rate। ठीक है। अब हमारा जैसे 1909 के बारे में बात हो रही, तो 1909 में हमारे मोर्लेमेंटो रिफॉर्म था, तो मुसलमानों को मुसलमान को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। अब इसमें क्या है कि सेपरेट इलेक्टोरेट 1935 में किसको दिया गया? हमारे डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस हो गए, और वर्कर्स को हमारे डिप्रेस्ड क्लास में दे दिया गया। ठीक है, और 1935 में 1935 में हो गया, 1919 में जो सिख कम्युनिटी थी उन लोगों को दिया गया था। ठीक है, 1909 में मोर्लेमेंटो रिफॉर्म था, उसको दिया गया था। ठीक है, ये चला, ओके, हो गया ये, गुड। अब जब चलेंगे, इसके बाद क्या होगा कि 1935, अब इसके बाद हमारा लास्ट वन है ना, ये लास्ट है हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ कि देश हमारा, इसी से देश हमारा आज़ाद हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ? फर्स्ट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, हमारा जो ब्रिटिश रूल है वो खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये हमारा पार्टीशन रखा। पार्टीशन किसमें? इंडिया एंड पाकिस्तान में प्रोवाइडेड किया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास ऑप्शन दिया गया कि वो कोई भी, या तो इंडिया या तो पाकिस्तान चूज कर सकते हैं। जो हमारा प्रिंसली स्टेट्स थे उनको दिया गया कि भैया जाओ और इनको गिवन ऑप्शन, ठीक है, टू ज्वाइन आइदर डोमिनियन। ठीक है, आइदर डोमिनियन मतलब कि या तो इंडिया को ज्वाइन कर लीजिए या तो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये है जो कंस्टिट्यूट असेंबली है, ये फ्री टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? फ्री टू फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीजें हैं कि भैया ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसने कहा कि ठीक है, हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली है और आपको बनाना है तो इंडिया और पाकिस्तान का आप बना लीजिए, आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट है, उनको ये दिया गया कि या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लीजिए या तो इंडिया ज्वाइन कर लीजिए। और पार्टीशन आया, इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया और इंडो ब्रिटिश रूल कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया हमारे। ठीक है, तो अब तक क्या है कि हम क्या किए कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात किए, और हम जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, वहाँ से ले जाके इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, टोटल 12 जो स्टेज हैं, इन सबको हमने डिस्कस किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमने। ठीक है,
और यदि आप एमसीक्यू करना चाहते हैं, यदि एमसीक्यू देखना चाहते हैं, तो आप घटना चक्र या घटना सार से कहीं जाके एमसीक्यू कर लीजिए। वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, तो इसलिए अब एमसीक्यू पे मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।